बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्क और कैलकुलेट करेंगे, मालूम करेंगे टॉर्क ऑन आ रिजिड बॉडी। आज के इस लेक्चर में हम टॉर्क को डिफ़ाइन करेंगे और टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑन द रिजिड बॉडी पर। तो ये जो सवाल है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी है। और ये सवाल आपको दो तीन तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन टॉर्क, या फिर राइट अ नोट ऑन टॉर्क, या फिर जिस तरह से ये लिखा हुआ है डिफ़ाइन टॉर्क एंड आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलूँ। बेसिकली कहता है रिजिड बॉडी जो है वो हमारे पास ऐसी बॉडी होती है, ये कोई रिजिड बॉडी आप इसको कहोगे। कब रिजिड बॉडी कहेंगे? कहता है कि ये रिजिड बॉडी होगी अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें और अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, कोई कुव्वत लगाएं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे ये मिलकर बनी हुई है, उन पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें कोई भी, जो डिस्टेंस मतलब फासला है, उनमें कोई भी तब्दीली ना आए, तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे। डिफाइन टॉर्क। टॉर्क क्या है? तो बेसिकली जो टॉर्क है वो टर्निंग इफेक्ट है ऑफ अ बॉडी का। ठीक है, जो टॉर्क है वो किसी भी बॉडी का गर्दशी अमल है अपने एक्सिस पॉइंट के गिर्द, जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है। उसके बाद जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का क्या मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी, मतलब अददी कीमत भी होगी, और सिमत भी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होंगी, इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद यूनिट, जो एसआई यूनिट है टॉर्क का वो न्यूटन मीटर है। ये कैसे निकला? अगर आप देखें, हमने पिछले अपने लेक्चर में बात की थी कि टाउ इज़ इक्वल टू एल एफ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो मूवमेंट आर्म आपने लिया था एल, वो लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। और यहाँ पर जो फोर्स एफ है उसका यूनिट होता है न्यूटन, इसीलिए हमने इसको, जो टॉर्क का यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, वो आ जाएगा न्यूटन मीटर। और उसकी डिमेंशन क्या होगी? अब डिमेंशन क्या है ये हम पहले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए बस आप डिमेंशन का लफ्ज़ याद रख लें, और डिमेंशन के यूजेस क्या हैं, डिमेंशन क्या होता है, ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिमेंशन को मैं थोड़ा समझाना चाहूँ कि डिमेंशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। जिसकी डिमेंशन लिखनी हो उसके गिर्द हम इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। और यहाँ पर जो न्यूटन है और एम, बेसिकली ये जो न्यूटन यूनिट है फोर्स का, तो जो फोर्स की डिमेंशन होती है ना, वो आप याद रख लें, वो होती है एम एल टी माइनस टू। अब ये कैसे पता चला हमें? बेसिकली फोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जो है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे थर्ड चैप्टर में जाके, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक एफ इज़ इक्वल टू एम ए है। अब एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एम जो है वो मैस है, उसके लिए कैपिटल एम आ जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है वो होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी होती है
एस बाई टी, और एस जो है वो लेंथ है तो उसके लिए एल आ जाएगा, और एक ये टी और एक ये टी, 2 टी हो जाएंगे तो वो टी की पावर -2 आ जाएगा। तो अभी तक के लिए आप याद रख लें डिमेंशन को, इसके बारे में हम पहले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो डिमेंशन आएगी उसकी टॉर्क की वो ML2 T-2 आ जाएगी। उसके बाद टॉर्क को ना रिजिड बॉडी हम कैलकुलेट करते हैं, तो केस 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब सपोज कर लें ये कोई रिजिड बॉडी है, यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा रफ बना के बताऊँ, ये जो उसने हमने बनाई हुई है, ये कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये इसका कोई ओ पॉइंट है जिसके गिर्द इसने रोटेट करना है, ये कोई पॉइंट है P जहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई करनी है। अब हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो रीजन के लिहाज से किसी पॉइंट P तक की लोकेशन बताता है, वो R होगा। अब यहाँ पर कोई फोर्स लग रही है F कोई फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम। अब इस फोर्स को हम कंपोनेंट में तहलील करेंगे, तो बेसिकली ये वाई एक्सिस है। हम सपोज कर लें, दोबारा से बनाए, गौर करें इधर, ये कोई रिजिड बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट P पर आप फोर्स लगाओगे, ये कोई ओ पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं। ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है ये, इसके अलोंग आप क्या लेते हो, एफ कॉस थीटा, ये हमने पीछे पढ़ा था, ये एफ कॉस थीटा आएगा। और जो वाई के अलोंग हम लेते हैं वो लेते हैं हम एफ साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। बेसिकली 2 कंपोनेंट थे इस फोर्स के, ये फोर्स लग रही थी, इसके 2 कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ये जो वाई वाला है वो हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। तो जो हमारे पास डायग्राम में आ जाएगा, ये एफ कॉस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, ये किस तरह बना ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है। और अगर आपको इसका लिंक देखना हो तो वो आप लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाई एक्सिस है, तो ये फोर्स का वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लेते हैं, एफ साइन थीटा, तो वहाँ पर एफ साइन थीटा आ जाएगा। अब कहता है कि अगर आप डायग्राम पे गौर करें, हमने पीछे टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी कि टॉर्क कब होगा, जब आप मोमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एफ साइन थीटा, मतलब जब 90 का एंगल बन रहा हो, जब फोर्स और मोमेंट आर्म, बेसिकली यहाँ पर जो हम एल ले रहे हैं वो आर है, और मोमेंट ऑफ आर्म ये जो आर है उसके और लगने वाली फोर्स के दरमियान 90 का एंगल बने। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो 90 का एंगल नहीं बन रहा, इसका क्या मतलब है कि जिधर को आर है उसी के अलोंग में फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, तो इसका मतलब है एफ कॉस थीटा की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और सिर्फ टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब इसकी वजह से कैसे होगा वो हम देखते हैं। सिर्फ एफ साइन थीटा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एफ कॉस थीटा की वजह से प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, इसकी रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये जो लग रही है, बेसिकली ये मूवमेंट ऑफ आर्म है, उसी के अलोंग पास कर रहा है, उसी में से उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए कोई भी टॉर्क नहीं होगा। अब क्यों कोई टॉर्क नहीं होगा, अगर आप सपोज करें आपके पास एक गेट है, दरवाज़ा है, आप लेक्चर सुनने के बाद ये अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस वाली साइड पे दरवाज़ा जो है वो जकड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ का रोटेशन पॉइंट है, कब्जे लगे हुए हैं, ये दरवाजे का हैंडल है। अब दरवाज़ा आपने क्या करना है कि दरवाजे को खींचना है, इस इधर क्यों खींचेंगे ना, इधर को दरवाजे को खींचेंगे तो दरवाज़ा रोटेट नहीं करेगा।
इधर को जब आप खींचते जाएंगे, उसको पकड़ के सीधा खींचते जाएंगे तो वो उखड़ तो सकता है, आप बहुत ज़्यादा फोर्स जब अप्लाई करोगे तो वो अपने कब्जों से उखड़ तो सकता है, लेकिन रोटेट नहीं करेगा। रोटेट कब करेगा? जब आप ऊपर की तरफ मतलब अपनी तरफ खींचोगे उसको। मतलब बेसिकली मैं उसको कुछ इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ। जब वो अपनी तरफ आप उसको खींचोगे तो देन ये रोटेट करेगा। तो इसका ये मतलब है कि आपने टार्क देखा कि टार्क कब पैदा हुआ? जब आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, इस एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, तो तब टार्क पैदा हुआ, तब दरवाज़ा घूमा। तो इसीलिए ये वाला जो कंपोनेंट है वो टार्क प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है इसके साथ। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फर्ज कर लें एक फोर्स एफ है वो एक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से जो टार्क होगा acting on a rigid body, let force F act on a rigid body at point P पे लग रही है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू दी आर या रिलेटिव टू दी पिवट पॉइंट जो ओ है उसका ओरिजिन पॉइंट के लिहाज से वो आर है। अब हमने देखा कि जो फोर्स एफ है उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, तकसीम कर लिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, इसीलिए हमने उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम दिया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। अब एक जो उसका कंपोनेंट है वो है एफ साइन थीटा, और वो परपेंडिकुलर था आर के। अभी हमने डायग्राम में देखा कि वो आर के परपेंडिकुलर था, मतलब परपेंडिकुलर होने का मतलब वो 90 के एंगल पे था। और जो एफ कॉस थीटा है वो आर की डायरेक्शन के ही अलोंग था, जिधर को आर था उसी के अलोंग में एफ कॉस थीटा है। इसका मतलब है कि जो टॉर्क होगा वो एफ कॉस थीटा की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा अबाउट दी पिवट पॉइंट। पिवट एक्सिस ऑफ रोटेशन को बोलते हैं, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने घूमना होता है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं। और वहाँ पे जो टॉर्क है वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? इसका क्या कारण है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रही है ओ पॉइंट में से ही। इसका मतलब है एल ज़ीरो है, या फिर उसके दरमियान जो थीटा है वो ज़ीरो है। जब थीटा ज़ीरो हो या आर ज़ीरो हो देन टॉर्क जो है वो ज़ीरो होता है। तो हम देखेंगे कि कॉज की वजह से, एफ कॉज की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी टॉर्क पैदा नहीं हो रहा। तो सिर्फ टॉर्क जो पैदा हो रहा होगा वो एफ साइन थीटा की वजह से हो रहा होगा अबाउट दी ओ। तो टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा आर आ जाएगा, और टाउ इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, अगर हम वेक्टर के बारे में लिखना चाहें, वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, तो यहाँ पर हम टाउ के ऊपर एरो का निशान लगा देंगे। तो ये बेसिकली हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं। तो टाउ इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर। ये जो आर एफ साइन थीटा है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है, और ये जो एन यूनिट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा कि जब हम क्रॉस ख़त्म करते हैं तो हम साइन थीटा लगाते हैं। तो जब साइन थीटा ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो टाउ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी आपने एरो लगा लेना है, तो टाउ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ये था केस 1। अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या करेंगे? अब जिस तरह हमने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, तकसीम कर दिया, उसी तरह अब हम मूवमेंट ऑफ आर्म जो है, मतलब बेसिक जो आपने पोजीशन वेक्टर आर लिया हुआ है उसको हम वो करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तकसीम करेंगे दो कंपोनेंट्स में। तो अगर आप देखें ये पोजीशन वेक्टर हमने लिया आर, ओ से किसी पॉइंट पी तक, यहाँ पर फोर्स लग रही है। अब वही कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप देखें यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला अगर आप कंपोनेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट फोर्स के लॉन्ग में है ना। अगर आप इस कंपोनेंट की बात करें तो जिधर को फोर्स जा रही है उधर को ये कंपोनेंट जा रहा है, तो ये कंपोनेंट तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फिर कौन सा कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा। क्यों ये कंपोनेंट? क्योंकि ये फोर्स के
साथ 90 का एंगल बना रहा है। अगर आप दोबारा से डायग्राम देखना चाहें तो सपोज कर लें कि हमने एक पोजीशन वेक्टर आर ले लिया रिजिड बॉडी पे, ये कोई रिजिड बॉडी थी। मैं इसकी अंदर वाले डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, इसको गौर से समझें कि ये कोई पोजीशन वेक्टर है आर, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ये आपने फोर्स लगाई ये। अब इसी के अलोंग में कंपोनेंट लेंगे फोर्स के अलोंग में ही, तो कोई भी ये वाला कंपोनेंट कोई भी टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले केस में देखा कि सिर्फ वही कंपोनेंट टार्क प्रोड्यूस करेगा जो परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बना रहा होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट अगर आप देखें तो ये फोर्स के साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये 90 का एंगल बना रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा है। ये किस तरह से आर साइन थीटा है, ये किस तरह से आर कॉस थीटा है, ये हमने वही रूल अप्लाई किया है जो हमने पीछे ये वाला रूल जो है वो ये देखा था। ये कोई पोजीशन वेक्टर आर है और इसका ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा और ये वाला कॉस थीटा है, तो ये आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा। तो बेसिकली हमने इसको, अगर आप देखिए वाला ये वाला एक्स एक्सिस होगा, ये वाला वाई एक्सिस, तो इसी को ड्रा करने के लिए हमने ये वाई ले लिया और ये एक्स ले लिया। तो अल्टरनेटिवली अगर आप देखें तो जो मूवमेंट ऑफ आर्म है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आर। तो बेसिकली यहाँ पर जो आप मूवमेंट आर्म की बात कर रहे हैं, मूवमेंट आर्म क्या है ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। तो ये कंपोनेंट आर की मैग्नीट्यूड है, अददी कीमत है, जो परपेंडिकुलर है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के। कहता है जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लग रही है उसके वो परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे एज शोन इन दी फिगर बी। पहले वाली फिगर ए थी, अब वाली फिगर बी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो टॉर्क जो है वो टाउ इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा एफ, और टॉर्क इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब इसी वाली इक्वेशन को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी टाउ इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, टाउ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ साइन थीटा, एन यूनिट वेक्टर ख़त्म करें तो क्रॉस थीटा क्रॉस लगाते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 भी इसी तरह की थी, इक्वेशन नंबर 2 भी यही आ गई। तो अगर आप फोर्स को रिजॉल्व कर लो या वो जो पोजीशन वेक्टर है जिसको आप मोमेंट आर्म कह रहे हो उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, जवाब हमारे पास सेम आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने देखा जो टॉर्क है वो क्रॉस प्रोडक्ट है आर एंड एफ का। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो आपने देखा कि ये जो टॉर्क है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर भी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमने दाएं हाथ का रूल अप्लाई किया था, राइट हैंड रूल। तो कहता है कि जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो रिप्रेजेंट करेगा एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 का एंगल बना रहा होगा उस प्लेन के साथ जिस प्लेन में आर और एफ मुश्तमिल हैं। सपोज़ कर लें ये कोई प्लेन है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसके बारे में बात की थी। ये यहाँ पर कोई आर पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर कोई हम फोर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है वो एन यूनिट वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल पे। अब यहाँ फिर आप सपोज कर लें कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आर लिया आपने, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर आप ले लो फोर्स है, और जो आपका जी एक्सिस होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर था। मतलब ये तीनों एक्सिस जो है वो आपस के साथ 90 के एंगल बना रहे जाते हैं, तो फिर वो जो टॉर्क होगा वो जी के अलोंग होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क की सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है वो क्या है, तो कहता है कि टॉर्क जो है वो एक काउंटर पार्ट है। टॉर्क इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। जिस तरह का काम फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में करती है, उसी तरह का काम टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में करता है। तो टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। जो काम फोर्स जो है वो लीनियर मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी कह सकते हैं इसको, और लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। तो जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है टॉर्क वही रोटेशनल मोशन में करता है, मतलब घूमने वाली मोशन में। और जो फोर्स है वो डिटरमाइन करती है लीनियर एक्सेलरेशन जिसको आप ए कहते हो, और जो टॉर्क है वो मालूम करता है, डिटरमाइंस का मतलब मालूम करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फ़ा एक्सेलरेशन कहते हो। अब अल्फ़ा
कब आता है और ये कब आता है। एक गाड़ी है सीधा मूव कर रही है और उसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा। अगर आप अपना पंखा देखें, छत वाला पंखा है या ये जो अपने फ्लोर पे पंखा है, उसको अगर आप देखें तो वो जब रोटेट करता है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, देन वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और इस वाले एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए टॉर्क लगता है। उसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क इफ़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट आर रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है मीन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, या फिर वो रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब कह लें कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, तो तब टॉर्क क्या होगा, या ओमेगा ज़ीरो है या यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, वो तब्दील नहीं हो रहा। तो कहता है टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। टॉर्क ज़ीरो होगा, इसका क्या कारण है, क्या वजह है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या फिर वो रेस्ट पे है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा तो देन एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है अल्फ़ा। अब बच्चे हमने लीनियर वेलोसिटी की बात की थी, वी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन ए आएगा। जब ओमेगा, ओमेगा कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी को, इसके बारे में जाकर हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो अल्फ़ा भी नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो होगा। तो जो टॉर्क का फार्मूला है टाउ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये फार्मूला भी हम 5th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो अल्फ़ा यहाँ पर ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बॉडी जो है वो या तो रेस्ट पे है या एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। तो टाउ इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।